Hello dear students, I welcome you again on this YouTube channel. Last time we were discussing about electric charge. American scientist Benjamin Franklin has named that there are two kinds of charges. First one is the positive charge and second one is negative charge. Between positive and negative there will be attraction, or we can say unlike charges attract each other, and there will be repulsion between positive and positive. So we can say like charges repel each other. Now let's move ahead with our discussion. Suppose I take a ebonite rod. This is my ebonite rod, and I rub this ebonite rod with cat's fur. This is cat's fur. Initially both the bodies are electrically neutral. ये दोनों की दोनों बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. मतलब इस बॉडी के अंदर भी जितने आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उतने के उतने प्रोटॉन्स है. देयरफॉर नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी इज जीरो एंड दिस बॉडी विल बी सेड to be electrically neutral, and this body is also electrically neutral. Now what happens when we rub cat's fur with ebonite rod? Then electrons are transferred from cat's fur into ebonite rod. Therefore in cat's fur there will be deficiency of electrons, and in ebonite rod there will be excess of electrons. Due to deficiency of electrons, this cat's fur will become positively charged, and due to excess of electrons, this ebonite rod will become negatively charged. Positively charged means we have removed some electrons. When we remove some electrons, it means we say that when we remove negative charge from a body, it acquires positive charge. देखिए इसको अपने कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया, इसको अपने कोई प्रोटॉन नहीं दिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है. और जब अपन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो सीधी सी बात है इसमें से जो प्रोटॉन्स होंगे वो एक्सेस में हो जाएंगे, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा. सो दिस बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज and this body will become negatively charged because we have added some electrons in this body. Now one important point that दोनों बॉडी के बीच में जब अपन दोनों बॉडी को रब करते हैं तो उनके बीच में जब चार्जिंग का प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. प्रोटॉन्स नेवर ट्रांसफर बिकॉज प्रोटॉन्स आर टाइटली बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के अंदर हो, इसलिए व्हेन वी रब टू बॉडीज विद ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड देयरफॉर बोथ द बॉडीज बिकम चार्ज्ड. So one important point, important fact which is related to charge, that electrons are responsible for चार्जिंग ऑफ अ बॉडी. कोई भी अगर बॉडी को अपन चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वन मोर पॉइंट, अगर मेरे पास मान लीजिए दो बॉडी है, दिस इज माय फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज माय सेकेंड बॉडी, दोनों का मास इक्वल है. नाउ इफ आई रब दीज टू बॉडीज विद ईच अदर देन व्हाट हैपेंस? सपोज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी, एंड इन दिस बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज and this body will acquire negative charge. Now we have removed some electron from this body. इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ मास होता है, कुछ मास को अपन ने इसमें से रिमूव किया है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है. Therefore we can say in charging process the body which becomes positively charged, it means we have removed some electrons from that body, we have removed some mass from that body, therefore mass of positively charged body will reduce. इसका जो मास होगा वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें से अपन ने कुछ मास जो है वो रिमूव कर लिया है. एंड द बॉडी विच बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, इट मीन्स वी हैव एडेड सम इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बॉडी, वी हैव एडेड सम मास इन दिस बॉडी, देयरफॉर मास ऑफ दिस बॉडी विल इंक्रीज. सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मास व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर. अब देखिए दो, अगर अपने पास कोई बॉडी है, एक आपकी अनचार्ज बॉडी है, दूसरी अगर आपके पास चार्ज बॉडी है, तो उनके बीच के अंदर भी आपका अट्रैक्शन हो सकता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं. ये मान लीजिए कि मेरे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई डज अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी. एक जो चार्ज बॉडी है वो दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट क्यों करती है,
ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों, अगर बॉडी चार्ज है तो उनके बीच में तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, लेकिन अगर मेरे पास एक चार्ज बॉडी है वो दूसरी अनचार्ज बॉडी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। वो कैसे, देखते हैं, लेट अस सी। सपोज दिस इज माय चार्ज्ड बॉडी, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, and I have another body which is uncharged. This is my uncharged body. Uncharged body. When I place this uncharged body near to this charged body, this is my charged body, then what happens? The free electrons in uncharged body, they are attracted by this positive charge and therefore free electrons are shifted to one end, एक end पे shift हो जाएंगे, therefore at this end there will be excess of electrons, so this end will become negatively charged. Since all electrons have been shifted to one side, therefore on another side there would be deficiency of electrons, therefore this side will become, or we can say a positive charge will develop on farther end. This is nearer end, this is farther end. Now what happens? Since there is attraction between this positive and negative, and there will also be repulsion between this positive and this positive, but since the distance between this positive and negative charge is less, so force of attraction, this force of attraction will be stronger than force of रिपल्सन। इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगा क्योंकि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी कम है। सो वी कैन से फाइनली व्हाट विल हैपन, दिस चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट दिस अनचार्ज्ड बॉडी। सो दिस इज हाउ व्हाई a charged body attracts another uncharged body. We can take example like when you comb your hair with comb, आपका कंघी होती है उससे अपन ड्राई हेयर के साथ उसको रब करते हैं, तो आफ्टर rubbing this comb with dry hair it attracts small pieces of paper. It means after rubbing this comb with dry hair it becomes charged and it attracts uncharged small pieces of paper, and this is why a charged body attracts another uncharged body. So this is important fact. अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप एबोनाइट की अपनी जो रॉड होती है उसको कैट के फर के साथ रब करते हैं तो व्हाई एबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कैट्स फर बिकम पॉजिटिव, बिकॉज कैट्स का जो फर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से लेस टाइटली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू एबोनाइट रॉड, इसलिए दोनों को रब करने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैट की फर में से निकल के आपके एबोनाइट की रॉड में आ जाते हैं। देयरफॉर कैट्स फर बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ अब अपन अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को देखते हैं कि बॉडी अपने किस किस टाइप के मटेरियल की हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल बेसिकली विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। फर्स्ट वन इज conductor and the second one is insulator. Conductors are those materials which allow electric charge to pass through them. Conductors are materials which allow electric charge to pass through them easily, to pass through them. And insulator does not allow charge to pass through them, और एग्जांपल्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, जो आपके कंडक्टर्स है उसके एग्जांपल्स होंगे all metals, these are the examples of conductors, all metals, and we have human body and earth. So these are the good conductors of electricity, or we can say these are conducting materials. Insulator के example आपके प्लास्टिक like ebonite and glass etc. These are the examples of insulators. अब देखिए ये जो आपके कंडक्टर्स होते हैं और ये जो इंसुलेटर होते हैं इन दोनों के अंदर भी एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन डिस्कस करते हैं। कंडक्टर के ऊपर जब भी कोई चार्ज देंगे कंडक्टर को, सपोज ये मेरी कंडक्टिंग रॉड है, इसको मैंने रब किया, इतने से पोर्शन को रब किया, तो इतने से पोर्शन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो मान लीजिए कि कितना सा पोर्शन ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया।
उस कंडीशन में अगर ये कंडक्टर है तो उस कंडीशन के अंदर ये पूरा का पूरा जो चार्ज है इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कंडक्टर के केस में इतना सा चार्ज हुआ था, इतने से पोर्शन में से इतना सा पोर्शन अपन ने रब किया था, लेकिन ये जो चार्ज होगा वो पूरा का पूरी की बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये किसके केस में होता है? कंडक्टर के केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अपन आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और जो आपके इंसुलेटर होते हैं, मान लीजिए कि ये मेरी एक इंसुलेटर की एक सिंपल सी रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड है, इतने से पोर्शन को मैंने रब किया, इतने से पोर्शन को, और मान लीजिए कि इस पोर्शन में से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और ये जो पोर्शन है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब ये अगर इंसुलेटर है, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि चार्ज विल रिमेन एट इट्स प्लेस, इट विल नॉट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस। ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये पूरी की पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ये इंसुलेटर के केस में होता है, ये आपका कंडक्टर के केस में होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी से आगे अपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज अर्थिंग, और दिस इज ऑल्सो नॉन एज ग्राउंडिंग। कोई भी अगर बॉडी है, दिस इज माई सपोज बॉडी, एंड आई कनेक्ट दिस बॉडी विद अर्थ, दिस इज माई अर्थ। अगर किसी बॉडी को अगर अर्थ के साथ में अपन कनेक्ट करते हैं, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, दिस इज माई कंडक्टिंग वायर, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग। किसी भी बॉडी को अगर अपन अर्थ के साथ में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लेंगे थ्रू कंडक्टिंग वायर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली अर्थिंग और ग्राउंडिंग। अब देखिए, अर्थ जो होता है वो एज ए सोर्स और सिंक एक्ट करता है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, हालांकि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अपन आगे पढ़ेंगे। इस लेवल पे अपने को ये समझना है कि अर्थ एज ए सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करता है। कैसे करता है? देखिए, मान लीजिए कि ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट मींस दिस बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस केस में ये अर्थ होगा, दिस विल एक्ट एज अ सोर्स एंड इट विल सप्लाई सम इलेक्ट्रॉन्स, इसमें डेफिशिएंसी है, देयरफॉर दिस अर्थ विल सप्लाई सम इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज दिस चार्ज। ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो फाइनली ये जो बॉडी है ये आपकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगी। ठीक, अगर मान लीजिए कि बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसको आपने अर्थ के साथ में कनेक्ट कर लिया है, दिस इज माई अर्थ थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। सिंस दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, इट मीन्स इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so earth will now act as a sink and it will receive excess electrons, means electrons will be transferred to earth and this is also called as leakage of charge। मतलब ये जो चार्ज है वो अर्थ में लीक हो गया थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन चार्ज, दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग, इस प्रोसेस को, और वी कैन से शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन आगे जो चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। घरों के अंदर भी अपन अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या पर्पज होता है, किस प्रकार से वो इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए हेल्पफुल होता है, उसको भी अपन देखेंगे। सो फाइनली जो अर्थ होगा वो आपका एज ए सोर्स और सिंक एक्ट करेगा। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो अर्थ विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रलाइज दिस, एंड अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन विल बी रिसीव्ड बाय अर्थ एंड दिस विल ऑल्सो न्यूट्रलाइज दिस बॉडी, ये बॉडी को न्यूट्रल कर देगा। ये आपका अर्थिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब अपन जो लास्ट टाइम अपना डिस्कशन लेके चल रहे थे कि अगर कोई बॉडी है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर अपन ऐड कर लें या उसमें से कुछ रिमूव कर लें तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं चार्जिंग। अब बॉडी को अपन कितने टाइप से चार्ज कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग? सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। Charging methods of charging of a body. There are basically three methods. First method is friction. The second method is conduction, and third method is induction. Now what is friction? When we rub two bodies with each other, then there will be friction between the bodies, and due to friction electrons are transferred from one body to another body.
in first body will become positively charged and the second body in which we are adding the electron that will become negatively charged. तो दो बॉडी को रब करने से, रगड़ने से उनके बीच में फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे. तो एक बॉडी में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. उसी मेथड को अपन फ्रिक्शन बोलते हैं. और ये आपका जो बॉडी को अपन फ्रिक्शन के हेल्प से अगर चार्ज कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. फ्रिक्शनल electricity means when we rub two bodies with each other, then both the bodies become charged and this process is known as frictional electricity. Or we can say this is the process of charging two bodies by rubbing with each other, दोनों को एक दूसरे से रब करते हैं, उससे दोनों बॉडी को अपन चार्ज करते हैं. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टू बॉडीज बाय रबिंग विद ईच अदर इज नॉन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इसी को अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ये छोटी सी डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है. व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब अपन जो है दूसरा मेथड जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ कंडक्शन. हमने फ्रिक्शन को पढ़ा और अब अपना जो सेकेंड मेथड है, हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन. It is the method of charging an uncharged body by bringing it in contact with charged body. एक मेरे पास मान लीजिए अनचार्ज बॉडी है जिसको मुझे चार्ज करना है. उसको मैं क्या करूंगा कि एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाऊंगा और कांटेक्ट में लाके उसको, उस बॉडी को मैं चार्ज करूंगा. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट. सो कंडक्शन बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ charging an uncharged body by bringing it in contact with charged body. उसको उसके कांटेक्ट में लाके अपन चार्ज कर सकते हैं. अब कैसे करेंगे उसको अपन देखते हैं. मान लीजिए कि ये मेरे पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है. दिस इज माय अनचार्ज्ड बॉडी, मेटलिक स्फीयर है एंड आई हैव प्लेस्ड दिस ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड. देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं इस बॉडी को मैं चार्ज करूंगा तो उस कंडीशन में अगर उसका सीधा अर्थ से कनेक्शन हो गया तो सारा का सारा जो चार्ज है वो अर्थ में लीक हो जाएगा. इसलिए बीच में इंसुलेटर लगा रखा है, ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा. तो इसलिए इस मेटलिक जो स्फीयर है इसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है. दिस इज माय अनचार्ज्ड बॉडी एंड नाउ आई वांट टू मेक इट चार्ज्ड. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक दूसरी चार्ज्ड बॉडी लूंगा. दिस इज माय चार्ज्ड बॉडी and it has also been placed on insulating stand. Suppose this is positively charged. एक दूसरी बॉडी लूंगा. Now I will bring this charged body in contact with this uncharged body. इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाऊंगा. ये मेरी अनचार्ज बॉडी है और इसको मैं कांटेक्ट में लाया, ये मेरी चार्ज्ड बॉडी है. दिस इज माय चार्ज्ड बॉडी. इसको आपस में कांटेक्ट में लाया. सो उस केस में क्या होगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, आपस में इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है, ये कंडक्टिंग है. तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है इस एंटायर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दिस चार्ज ड्यू टू इट्स ऑन रिपल्सन विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस. तो उस केस में देखिए ये पूरा का पूरा चार्ज दोनों बॉडी पे इक्वली, अगर साइज सेम है तो उस कंडीशन में दोनों पे इक्वली जो है ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. पहले केस में एक मिनट, इसको अपन यहाँ से ये डेफिनेशन में मिटा रहा हूँ. ये देखिए इस केस में क्या होगा कि ये आपकी अनचार्ज बॉडी है, ये आपकी दूसरी चार्ज बॉडी है. ये पूरा का पूरा चार्ज है इन दोनों बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद में अपन क्या करेंगे, दोनों बॉडी को सेपरेट करेंगे. नाउ आई विल सेपरेट both the bodies. So
this is positively charged and this is positively charged. Now this uncharged body has also become charged. So by this method, by bringing an uncharged body in contact with a charged body, we can charge an uncharged body. एक uncharged body को अपन charge कर सकते हैं, and this method is known as method of conduction. और देखिए ये जो आपका अनचार्ज बॉडी पे किस टाइप का चार्ज देगा, जिस टाइप का चार्ज आपका चार्ज बॉडी पे है, इट मीन सेम नेचर का चार्ज जो है वो अनचार्ज बॉडी पे आएगा. अब देखिए चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस टाइप से होता है कंडक्शन के अंदर. अगर दोनों बॉडी की साइज सेम है, सेम साइज की है दोनों बॉडी, सेम साइज की है दोनों बॉडी, तो उसके बीच में यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस कंडीशन में आधा आधा दोनों पे क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा. देखिए ये आपका मान लो बॉडी अनचार्ज है, मतलब इस पे जीरो चार्ज है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है मान लीजिए, और इस पे जो चार्ज है वो आपका क्यू है. अब जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों बॉडी मिला के अपना जो चार्ज हो जाएगा क्यू, जीरो प्लस क्यू, क्यू हो जाएगा. ठीक, कांटेक्ट में लाएंगे, कांटेक्ट में लाने पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा चार्ज दोनों बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की साइज सेम है. तो उस कंडीशन के अंदर ये क्यू चार्ज है ये दोनों बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिर जब इन दोनों बॉडी को अपन सेपरेट करेंगे तो दोनों बॉडी पे आपका आधा आधा जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इस बॉडी पे भी Q/2 और इस बॉडी पे भी Q/2 ये चार्ज आ जाएगा इस पे. मान लो अगर ऐसा केस होता कि ये एक बॉडी है, इस पे मेरा जो चार्ज है वो आपका Q चार्ज है, ये दूसरी बॉडी है, इस पे मेरा जो चार्ज है वो Q/2 है. साइज सेम होनी चाहिए. देखो ये जो कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं सेम साइज की बॉडी के लिए, अगर साइज डिफरेंट होगी तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो अपने अगला जो चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है उसमें पढ़ेंगे. तो इन दोनों के बीच में देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों मिला के टोटल चार्ज आपका हो जाएगा Q + Q/2 मींस 3Q/2. अब 3Q/2 टोटल दोनों बॉडी पे चार्ज है. अब ये जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी पहली वाली इसका जो है हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 3Q/4 एंड 3Q/4. यानी आपकी जो फर्स्ट बॉडी है उस पे भी आपका 3Q/4 और सेकेंड बॉडी के ऊपर भी 3Q/4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट. तो जब भी अपन कांटेक्ट में दो बॉडी को लाते हैं, अगर दोनों की साइज सेम है तो उनके बीच में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इक्वल अमाउंट में हो जाता है. सो दिस इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट. इंडक्शन without contact. So we can say it is the process of charging a body without bringing it in contact with charged body. चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाए बिना ही उसको अपन चार्ज कर सकते हैं अनचार्ज बॉडी को. इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट विद चार्ज बॉडी. उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं उसको देखते हैं इंडक्शन में. मान लीजिए कि ये मेरी एक अनचार्ज बॉडी है जिसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है. दिस इज माय अनचार्ज बॉडी है, इसको मुझे चार्ज करना है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो अनचार्ज बॉडी है, this is my uncharged body. First I have placed this uncharged body on insulating stand so that after charging this charge will not leak into earth. Now what I will do, I will bring another charged body and I will place it close to this uncharged body. This is my charged body and this is uncharged body. So I will bring a charged body and I will place that charged body close to uncharged body. इसको टच नहीं करना, इसके कांटेक्ट में नहीं लाना, इसके बिल्कुल पास में रखना है. So I will keep this charged body very close to this uncharged body. Now what will happen? When I place this charged body close to this uncharged body, then free electrons present in this uncharged body are attracted by this positive charge and therefore free electrons are shifted to one side. So there will be excess of electron on one side, so negative charge will develop on nearer end, and since all electrons have been shifted to this end, so this farther end there will be deficiency of electron, so positive charge will develop on farther end.
अब अपन क्या करेंगे, अगले प्रोसेस में इसको बिल्कुल जो चार्ज बॉडी को इसके पास में ही रखेंगे, और ये मेरी जो अनचार्ज बॉडी है जिसके दोनों एंड पे, एक एंड पे आपका नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है. नाउ आई विल कनेक्ट दिस अनचार्ज बॉडी विद ग्राउंड और आई विल अर्थ दिस, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे. When I will connect this body with earth, then what will happen at this end? There is deficiency of electron, so earth will act as a source. It will supply electrons and it will neutralize this positive charge. So when we connect it with earth, then what happens? This is, and the positive charge which was developed at farther end is neutralized. ये neutralize हो जाएगा. And now I will remove this earthing. न्यूट्रलाइज एक बार हो गया, उसके बाद में इस अर्थिंग को मैं रिमूव कर दूंगा. एंड आई विल ब्रिंग इट दिस चार्ज बॉडी अवे फ्रॉम दिस बॉडी, इससे बहुत दूर ले जाऊंगा. आई विल कीप इट अवे फ्रॉम दिस बॉडी. देन व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट प्रोसेस, दिस negative charge will be uniformly distributed over this surface. It means initially this body was uncharged and now we have charged this body with negative charge. जिस बॉडी से अपन चार्ज कर रहे थे उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था, और जिस बॉडी को चार्ज किया उस पे यानी अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन चार्ज एन अनचार्ज बॉडी विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी विदाउट ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद दैट बॉडी. बिना कॉन्टैक्ट में लाए अपन इस टाइप से कर सकते हैं. सो दीज वर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी. एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको अपन अब डिस्कस करेंगे. Now let us discuss about properties of charge. Properties of charge. And the first property of charge is additivity of charge. Additivity of charge means charge is of additive nature. Additive nature. What does it mean? It means the total charge of a system is obtained by adding all charges present in the system. देखिए, additivity means charge is of additive nature, means suppose I have a system and it contains number of charges, then total charge of the system will be equal to algebraic sum of all the charges present in the system. मतलब टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए उस सिस्टम के अंदर जितने जो चार्जेज है उन सबको अगर मैं ऐड कर लूंगा तो उस सिस्टम का टोटल चार्ज ऑब्टेन हो जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज. सपोज आई हैव अ सिस्टम and this system contains 2 microcoulomb charge, other one is 3 microcoulomb, minus 4 microcoulomb, 5 microcoulomb. Suppose this system contains 4 charges, then total charge of this system will be equal to Q total will be equal to algebraic sum of all charges present in this system. This will be equal to 2 microcoulomb plus 3 microcoulomb plus this is minus 4 microcoulomb and then plus 5 microcoulomb. If I add all these charges, 2 plus 3, 5, 5 plus 5, 10, 10 minus 4, 6 microcoulomb. So Q total would be equal to 6 microcoulomb. So this is basically called as additivity of charge or additive nature of charge. Now let us discuss about next property. Next property of charge, that is invariance of charge. Invariance of, second property, invariance of charge. Invariance of charge means charge does not vary, and charge does not vary with velocity, or we can say it does not vary with speed of body. Suppose I have a body, ये मेरे पास एक body है, ये आपकी रेस्ट में है. इनिशियली मान लीजिए ये रेस्ट में है और इस पे जो चार्ज है वो आपका Q है. अगर ये बॉडी v स्पीड से अगर मूव करने लग जाए तब भी इस पे जो चार्ज की जो वैल्यू है ये मूविंग हो रही है v वेलोसिटी से, चार्ज की वैल्यू Q होगी.
It means charge will not vary with speed of body. So we can write the charge possessed by a body does not depend on its speed. अगर मान लीजिए इसको वी कैन राइट लाइक दिस, Q at rest इज इक्वल टू Q in मोशन, यानी वेलोसिटी के साथ में जो आपका चार्ज है बॉडी का वो वेरी नहीं करता है। अब देखिए वेलोसिटी किसी बॉडी की या अपन स्पीड कह सकते हो किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। मान लीजिए कि आपका फ्रेम वेलोसिटी अपने आप में जो है या स्पीड है वो अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है ट्रेन में बैठ के जा रहा है, ट्रेन चलती है और आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अगर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से आपको अगर बच्चे को देखोगे तो आप कहोगे भैया ये ट्रेन की स्पीड से, मान लो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो आप कहोगे उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप चेंज करके ट्रेन के अंदर, अगर ट्रेन के अंदर से आप वहां बैठ के वहां ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको लगेगा वो बच्चा रेस्ट में है। तो वेलोसिटी अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है और ये किस पे डिपेंड करती है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। 11th क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो बेसिकली वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन आपका जो चार्ज होगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, या इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि जो आपका जो चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और वी कैन से चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So this is very important statement. Charge of a body does not depend on choice of frame of reference. Choice of frame of reference. क्योंकि आपका अगर अपन बात करें कि जो वेलोसिटी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन चार्ज जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है तो मतलब चार्ज आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर सकता। सो वी कैन से चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ व्हाट हैपेंस टू मास। देखिए चार्ज जो बॉडी का है वो आपका वेलोसिटी पे या उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बॉडी का जो मास है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो जाएगी तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा। अब पूरी 11th क्लास आपने पढ़ ली, मैकेनिक्स पढ़ लिया, ये फैक्ट तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि यार बॉडी का अगर वेलोसिटी है या बॉडी की जो स्पीड है वो अगर चेंज हो जाएगी तो उसका मास भी चेंज हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, ये इस्टेब्लिश किया था आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन की जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें ये बात पता चली रिलेटिविटी, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड। मान लीजिए कि मेरी एक बॉडी है, इनिशियली ये रेस्ट में है और इसका जो मास है वो m0 है। अगर ये बॉडी v स्पीड से मूव कर रही है, v स्पीड से, तो उस कंडीशन में इसका मास m हो जाएगा, एंड द मास m विल बी गिवन बाय द इक्वेशन m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यहाँ पे जो m क्या है, m मास ऑफ बॉडी इन मोशन, जब मोशन में है तब उसका मास क्या है, वो है m0 इज मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में थी तब उसका मास था, एंड v इज द स्पीड ऑफ बॉडी, एंड जो c है दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, और वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर अपन किलोमीटर पर सेकंड में लिखें तो ये आपकी आ जाएगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अपन ने जो मैकेनिक्स पढ़ा था, मैकेनिक्स में अपनी जो बॉडी जो भी अपन ने पढ़ी थी उसकी स्पीड क्या होती थी, या तो 60 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी जो v की जो वैल्यू थी वो c के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी थी। देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, ये स्पीड है c की। तो उस कंडीशन में जो v था अपना, मैकेनिक्स के अंदर जो भी अपन ने डिस्कशन किया था, उस कंडीशन में v आपका 60 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैकेनिक्स के अंदर जो आपका v था इट वाज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू c, देयरफॉर v स्क्वायर अपॉन जो c स्क्वायर है दिस इज ऑलमोस्ट, v बहुत छोटा है तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, और अगर v स्क्वायर c स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल टू, अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 0 इट बिकम्स 1, एंड नीचे आपका 1 आ जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू m0। अगर v की वैल्यू बहुत बहुत कम है
तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका रेस्ट के अंदर जो मास है वही का वही, जो आपका रेस्ट के अंदर मास है वही का वही मास मोशन में भी होगा। यानी मास जो होगा वो वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं करेगा अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। तो मैकेनिक्स में इसलिए हम यही मान के चलते थे कि बॉडी का जो मास है वो आपका स्पीड के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती थी वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम थी। लेकिन अब अगर अपन जो आगे इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो पढ़ेंगे उसके अंदर आपका जो बेसिकली स्पीड होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्डर की होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा पार्टिकल होगा, उसकी स्पीड होगी 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, वो आपके लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में होगी। हालांकि लाइट की स्पीड से कम होगी, लाइट की स्पीड मैक्सिमम अटेंडेबल स्पीड इन वैक्यूम, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, इससे कम होगी, लेकिन उसके ऑर्डर की होगी। तो उस केस में देखिए m = m0/√1 - v²/c²। इस रिलेशन से अपन देखें तो ये जो आपका v²/c² की जो वैल्यू है, v की सर्टेन वैल्यू होगी तो v²/c ऑलमोस्ट जीरो नहीं होगा, इसकी वैल्यू समथिंग कुछ जो होगी वो आपकी सर्टेन वैल्यू 1 से कुछ कम वैल्यू आएगी। मान लीजिए कि 0.8 या आपका 0.7 ऐसी कुछ वैल्यू आ गई, ठीक। तो उस कंडीशन में 1 में से कुछ अपन अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है बेसिकली 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर डिक्रीज होने से ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये आप देखिए ये इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी v की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो v²/c² बढ़ेगा। अगर v की स्पीड बढ़ेगी तो v²/c² बढ़ेगा, यानी v²/c² बढ़ने से 1 से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे इस क्वांटिटी को, तो ये आपका डिनोमिनेटर फाइनली डिक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर डिक्रीज होने से ये ओवरऑल क्वांटिटी ये आपकी इंक्रीज होगी, या अपन कह सकते हैं मास जो होगा वो इंक्रीज होगा। सो मास इस केस में वेलोसिटी के साथ में इंक्रीज हो रहा है। सो मास इंक्रीजेज विद वेलोसिटी, मास इंक्रीजेज विद वेलोसिटी। और इससे अपन एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। देखिए चार्ज तो आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं है, लेकिन एक क्वांटिटी जिसको अपन डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज इज चार्ज पर यूनिट मास। नाउ व्हाट हैपेंस टू मास? एज वेलोसिटी इंक्रीजेज देन मास ऑल्सो इंक्रीजेज। तो वेलोसिटी इंक्रीज करने से मास इंक्रीज करेगा, तो मास अगर इंक्रीज होगा तो ये जो क्वांटिटी Q/m स्पेसिफिक चार्ज ये आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो वी कैन से चार्ज possessed by a body does not depend on its speed, but specific charge it decreases when velocity of body increases। क्योंकि velocity increase होगी तो mass increase होगा, और mass increase अगर हो गया तो ये जो quantity है ये आपकी decrease हो जाएगी, यानी specific जो charge होगा वो आपका decrease होगा। So this is all about invariance of charge। Next जो अपनी property है charge की, the third property that is conservation of electric charge। Electric charge is conserved। Conservation of electric charge। Conservation of electric charge, this is, or we can say simply charge, conservation of electric charge, and it was this, or we can say this is the law of conservation of charge। Similarly जो एनर्जी में पढ़ा सेम का सेम है, चार्ज can neither be created or nor be destroyed, it can only be transferred from one body to another body, and that is called as law of conservation of charge, or we can say charge of an isolated system remains constant, and that is conservation of electric charge। So we can write charge of an isolated system remains constant। This is called conservation of charge। Conservation of charge, और charge remains conserved, यानी चार्ज को अपन न तो क्रिएट कर सकते हैं न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मल अपन ने जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, फर्स्ट एग्जांपल इसका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अपन ने दो बॉडी को रब किया था, एक बॉडी पे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक बॉडी पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था, दूसरी बॉडी पे नेगेटिव। देखिए ये आपकी एबोनाइट की जो रॉड है, इसको आपने कैड फर के साथ में रब किया, उसमें से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें आ गए। देखिए दोनों इनिशियली दोनों बॉडी आपकी जो है, ये पूरा का पूरा मान लीजिए मेरा एक सिस्टम है, दिस इज माय सिस्टम, दिस इज माय एबोनाइट रॉड, दिस इज माय एबोनाइट रॉड,
एंड दिस इज माय कैट्स फर। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। इनिशियली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी दोनों मिला के टोटल जो इस सिस्टम का जो चार्ज है वो आपका 0। अब अपन ने रब किया, रब करने से होगा क्या? देखिए रब करने से ये आपकी एबोनाइट की रॉड है, ये आपका कैट्स फर है। मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर होके और इस बॉडी में आ गए, तो इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस पे जो चार्ज होगा वो +10 ही डेवलप हो जाएगा, और इस पे जो चार्ज है वो आपका -10 ही डेवलप हो जाएगा। अगर दोनों को टोटल देखा जाए तो सिस्टम का टोटल जो चार्ज होगा 10e - 10e = 0। इनिशियली इस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 था, और रबिंग करने के बाद में दोनों बॉडी चार्ज होने के बाद में भी इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है। इट मीन्स चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, इसमें केवल और केवल चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body, or we can say charge of an isolated system remains constant। इसका और एग्जांपल्स अपन देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। सेकेंड एग्जांपल जो आपका आता है दैट इज एनिहिलेशन प्रोसेस। सेकेंड एग्जांपल एनिहिलेशन। इन एनिहिलेशन one is electron and its antiparticle is positron. So when electron and positron they combine and they transform into gamma photon, this is called as annihilation process। Annihilation, we have a particle, this is my electron, this is electron, it combines with another its antiparticle, this is known as positron। Positron is another particle which is having same charge दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट ये पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों मिला के आपका जो प्रोडक्शन होगा ये गामा फोटोन। एनिहिलेशन प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे अभी जो टोटल चार्ज है, इस पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इस पे कोई चार्ज नहीं है आपका, ये चार्ज इस पे आपका 0 है, और इस पे भी अगर चार्ज देखा जाए तो 0 है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो आपका टोटल चार्ज है वो कंजर्व रह रहा है, पहले भी 0 था, बाद में भी 0 होगा। इसका सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है पेयर। थर्ड एग्जाम्पल इज पेयर प्रोडक्शन। Third example of conservation of charge is pair production। In pair production, this gamma photon it converts into electron and positron। यहाँ पे इस गामा फोटोन ये आपका चार्ज 0, और ये E- और ये प्लस, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये -E, ये इस पे +E, दोनों मिला के आपका 0 हो गया। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि जो चार्ज है इस पेयर प्रोडक्शन में वो आपका इस प्रोडक्शन के अंदर कंजर्व रह रहा है, पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है, दोनों साइड इक्वल चार्ज है। और थर्ड एग्जांपल आपका होगा रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके देखें 92 यूरेनियम 238, दिस इज 90 थोरियम 234। ये रिएक्शंस आप आगे पढ़ेंगे सारी की सारी। 2 हीलियम 4, दिस इज माय अल्फा पार्टिकल। सो इस केस में अगर देखें तो जो आपका इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 है, तो पहले जो चार्ज है वो 92e है, और बाद में इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 90 है और इसमें 2 है, तो ये 90e + 2e। तो इनिशियली भी ये पॉजिटिव चार्ज है 92e था, और बाद में भी इस राइट हैंड साइड में 92e है। तो इस केस में भी अपन देखते हैं कि जो चार्ज है वो मेरा कंजर्व रहता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। दूसरा आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, उसके अंदर भी चार्ज आपका कंजर्व होता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात हमको यहां से और समझनी पड़ेगी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चार्ज और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है। चार्ज और मास जो होता है, ये मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है, और इस बॉडी पे जो चार्ज है वो आपका q है। तो बॉडी के अंदर जब कोई मास होगा तभी उस पे जो चार्ज, क्योंकि मास होगा उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करेंगे तो उस पे, इट मींस जो ये जो चार्ज है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस बॉडी के अंदर मास हो। इट मींस चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के बिना किसी बॉडी में क्या चार्ज होगा, उसकी मास ही नहीं है, क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, क्या ऐड करे। तो चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। और इसका जो एग्जांपल होगा वो आपका होगा फोटोन पार्टिकल। जो अपन देखा फोटोन पार्टिकल जो होगा, इसका जो रेस्ट मास होता है वो 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन ये आपका होता है 0, और इसलिए इसके पे कोई चार्ज नहीं होता है। दिस इज चार्ज लेस पार्टिकल, ठीक। तो इस पे इसका मास 0 होने की वजह से मास इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसमें चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सेकेंड,
कि आपका अगर मान लो मास तो एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना, जैसे मान लो आपका एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है, इट इज चार्जलेस पार्टिकल, चार्जलेस पार्टिकल, चार्ज इस पे जीरो होता है और मास तो इसका होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में मास होता है लेकिन उस पर चार्ज नहीं होता है, तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये आपको ध्यान में रखना है। दो एग्जाम्पल फोटोन के और न्यूट्रॉन के। दूसरा, जो आपका मास है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मास जो रहेगा वो हमेशा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मास किसी बॉडी का हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बट जो आपके चार्ज है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। सो चार्ज जो आपका Q है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव। तो ये चार्ज और मास के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, छोटा सा कंसेप्ट था। अब देखिए जो चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अपन समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास दो बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये आपकी सेकेंड बॉडी है, ठीक। इस बॉडी में से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया और इस बॉडी में ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इस बॉडी में ऐड कर दिया, तो इस बॉडी पे जो मेरा जो चार्ज है वो +E चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस बॉडी पे -E चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से। मान लीजिए कि इस बॉडी से मैं आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें ऐड कर दिए, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस का 10E, ठीक। और इस बॉडी पे ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां से निकाल के इसमें ऐड कर दिए, तो इस बॉडी पे चार्ज आएगा -10E, ठीक। इसमें से मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकाल के इस बॉडी में ऐड कर देता हूं, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा +100E और इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा -100E। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर इस बॉडी से मैं आधा इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें ऐड कर दूं तो इस बॉडी पे जो चार्ज आ जाएगा +E/2 और इस बॉडी पे आ जाएगा -E/2। पर आप कहेंगे सर आधा इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन को तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता, मतलब इस बॉडी पे चार्ज +E/2 नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर डेड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो डेड इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये डेड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला और इसमें से ऐड किया, इसमें मैंने, सर डेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन को आधा तो कर ही नहीं सकते, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा। इट मीन्स किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है या तो E होगा या आपका 2E, 3E, 4E, मतलब ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा और इसी इफेक्ट को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी इस पे ये E/2 किसी बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता, 3E/2 ये नहीं हो सकता। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसको अब समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द फैक्ट दैट चार्ज possessed by a body is always integral multiple of E, that is charge on electron, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। यानी एक बॉडी पे आपका +E हो सकता है, +2E हो सकता है, +3E हो सकता है, या फिर आपका -E हो सकता है, -2E हो सकता है, जिस बॉडी में ऐड कर रहे हैं, -4E हो सकता है। और वी कैन से इन जनरल अगर अपन बोले n इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी पे निकाले तो इस पे +Ne हो जाएगा और इस पे -Ne, यानी किसी बॉडी पे इन जनरल जो चार्ज कितना एग्जिस्ट कर सकता है, Q = +-Ne। दिस इज द इक्वेशन। Here n can be 1, 2, 3, 4, कुछ भी एक इंटीग्रल वैल्यू होगी। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एक आपका जो है साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलिकन जो है, उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही उन्होंने एक फैक्ट एस्टेब्लिश किया था कि मिनिमम चार्ज प्रेजेंट
on a body is equal to charge of an electron, and that is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलाम। ये एक चार्ज की सबसे मिनिमम, एक बॉडी पे मिनिमम चार्ज आपका इतना हो सकता है, इससे कम चार्ज हो नहीं सकता। इसी एक जो E की जो वैल्यू है 1.6 into 10 raised to power minus कूलाम, इसको बोला गया ये एक वन क्वांटा है। देखिए क्वांटा का मतलब होता है पैकेट्स, डिस्क्रीट वैल्यूज इंपोर्टेंट, डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब एटीएम में आप जाते हैं या तो 100 मिलेंगे या 200 मिलेंगे या 300, मान लो 100 के अगर सारे के सारे नोट उसमें रख रखे हैं तो 100 रुपये या 200 या 300, आप कहोगे 101 रुपये दो, 102 रुपये दो, पॉसिबल है क्या? कंटिन्यूस वैल्यू नहीं ले सकते, वो डिस्क्रीट होगी, या एक नोट ले लो या 100 के 2 ले लो या 100 के 3 ले लो। तो सिमिलरली किसी बॉडी पे जो चार्ज है या तो E होगा या 2E या 3E या 4E। तो इसी टाइप से अपन कह सकते हैं कि ये आपका जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, दिस इज कॉल्ड एज वन क्वांटम चार्ज। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज वन क्वांटम चार्ज। वन क्वांटम मीन्स वन क्वांटम ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम। वन क्वांटम ऑफ चार्ज, दिस इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलाम। दिस इज कॉल्ड एज वन क्वांटम ऑफ चार्ज। तो मिलिकन ने ये आपका एस्टेब्लिश किया था कि क्वांटाइजेशन में जो है वन क्वांटम ऑफ चार्ज, किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलाम। सो वी कैन से ये आपकी ये कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं ले सकती है। क्वांटाइजेशन को अपन, क्वांटा मतलब एक पैकेट के फॉर्म में होता है, या E होगा या 2E होगा, और वन क्वांटा इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलाम। So Millikan basically experimentally established this fact that one quantum is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलाम। So this is basically called quantization of charge। हालांकि बहुत छोटे से कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जैसे क्वार्क्स बोलते हैं जिनको, तो जिस पे चार्ज आपका +E/2 या आपका ±2E/3, लेकिन ये एग्जिस्ट करते नहीं है, फ्रीली एग्जिस्ट करते नहीं है। इसलिए मिनिमम जो आपको चार्ज हमेशा लेना है वो ये ध्यान रखना, E की वैल्यू होगी 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलाम्स होती है। तो ये आपकी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस किया, क्वांटाइजेशन और चार्ज डिस्क्रीट वैल्यू है। देखिए ये जो आपका क्वांटाइजेशन है ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही होगा। मैक्रोस्कोपिक लेवल जहां बड़े चार्जेस से अपन डील करेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल, वहां ये क्वांटाइजेशन वैलिड। क्वांटाइजेशन इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक, जब वी डील विद स्मॉल चार्जेस तो उस कंडीशन में क्वांटाइजेशन। और वन क्वांटम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलाम। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, Q is equal to plus minus any, एंड उसके बाद आगे अपन कंटिन्यू करेंगे।